मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम। मैं हूं अमरेश कुमार और बीपीएससी गुरुजी में आपका दिल खोल कर स्वागत है। तो मेरे दोस्तों, मैं भी आप ही की तरह बीपीएससी का एक अभ्यर्थी हूं और 64वीं से ही मेंस लिख रहा हूं। एक बार इंटरव्यू भी फेस कर चुका हूं और इसी मकसद से हम यह बीपीएससी गुरुजी का निर्माण किया है और उसी के श्रृंखला के तहत हम आज पंचायती राज शुरू करने वाले हैं। तो पंचायती राज, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। पंचायती राज कहने का मतलब होता है कि ग्रामीण स्तर पर स्वशासन देना इसका मुख्य लक्ष्य है। यानी ग्रामीण स्तर पर जो लोग अपने ही में से किसी का चुनाव करके अपना प्रतिनिधि बनाते हैं, जैसे ग्रामीण स्तर पर मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, जिला परिषद और पंचायत समिति। इसी प्रकार से क्या होता है कि इसमें गठन किया जाता है और गांव के या गांव के आसपास के लोग ही वहां पर शासन करते हैं। और कहा जाता है कि यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब हमारे प्रतिनिधि हमारे ग्रामीण स्तर के आसपास के ही लोग होते हैं तो वहाँ के स्थानीय समस्याओं से वो ज़्यादा रूबरू होते हैं और उनका समाधान भी वे अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो हम सबसे पहले यही समझ पाए कि आखिर पंचायती राज क्या होता है। तो पंचायती राज जो है एक ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है। तो यहाँ बात सबसे पहले समझना है कि जो पंचायती राज है उसकी स्थापना हमारे देश के सभी राज्यों में की गई है और हमारे देश के सभी राज्यों में की गई है और वहाँ पर एक विशेष प्रकार के विधान का निर्माण करके इसकी स्थापना की गई है और कमोबेश सभी राज्य जो हैं अपनी स्थानीय समस्याओं के अनुरूप इसका निर्माण किया है। ऐसे इसकी जो स्थापना है, इसका जो शुरुआत है बलवंत राय मेहता कमेटी के सिफारिश के बाद जो एनडीसी जो है इसको क्या किया कि लागू करने की क्या किया घोषणा की। उसके बाद क्या होता है कि सभी राज्यों में पंचायती राज का शुरुआत होता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बात और देखना है कि 1992 ईस्वी में जब पीवी नरसिम्हा राव का सरकार था तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसकी संवैधानिक मान्यता भी दे दी गई, क्योंकि पंचायती राज को पहले संविधान में शामिल नहीं किया गया था। दोस्तों, जो आगे हमें समझना है कि आखिर ये पंचायती राज जो व्यवस्था है उसका विकास कैसे कैसे हुआ, इसका उद्भव कैसे हुआ। जब हमारा देश 1947 ईस्वी में आज़ाद होता है तो हमारे देश की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा ये हमें चारों ओर से घेरे हुई थी। यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि ये जितनी भी समस्याएं जो देश को घेरे हुई है इसे दूर करना है। और इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए उस समय दो योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जा रही थी। उसमें पहला जो था वो राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 ईस्वी में शुरू किया गया था और दूसरा है राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो 1953 ईस्वी में शुरू किया गया था। जब ये दोनों योजनाएं संचालित हो रही थी तो इसकी जांच के लिए कि ये दोनों योजनाएं धरातल पर सही ढंग से कार्य कर रही है कि नहीं, अपने लक्ष्यों, अपने उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए कार्य कर रही है कि नहीं, उसके लिए एक समिति का गठन किया गया और उस कमेटी का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। और इसका जो गठन है वो जनवरी 1957 ईस्वी में किया जाता है। और जब यह समिति इन दोनों कार्यक्रमों की जब समीक्षा करती है तो अपने सिफारिश में जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताती है वह यह बताती है कि आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना देश में लागू किया जाना चाहिए।
अब यहाँ पर समझना है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है। जैसे जब हमारा संविधान बना तो देश का शासन के संचालन के लिए 2 स्तरों पर सरकार का निर्माण किया गया। पहला केंद्र के स्तर पर, और वहाँ पर केंद्र सरकार शासन कर रही थी, और दूसरा उनके विभिन्न प्रदेशों में जो देश को बांटा गया था, विभिन्न प्रदेशों में राज्य सरकारें शासन कर रही थी। तो यह जो समिति बनाई गई, इस समिति ने ऐसी सिफारिश की कि जो योजनाएं देश के अंदर में चलाई जा रही है वे देश के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। यानी आपको ग्रामीण क्षेत्रों तक इन योजनाओं का लाभ समुचित ढंग से नहीं पहुंच रहा है। यानी ग्रामीण स्तर पर भी एक ऐसे स्वशासन की स्थापना की जाए कि वहीं के लोग उसमें चुने जाएं और अपने स्थानीय समस्याओं को दूर करने के लिए वो कुछ योजनाएं बनाएं और उन योजनाओं को वो सही ढंग से वो क्या कर पाएं, लागू भी कर पाएं। और यही उनका सबसे रिपोर्ट जो आया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी उसको ऑटोनॉमी देना है, स्वायत्तता देना है कि अपने स्तर से अपनी समस्याओं को पहचान सके, अपने समस्याओं के अनुरूप योजना बना सके और योजना को फलीभूत करते हुए और ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास किया जा सके। अब हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों कि जो बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन किया गया वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लेकर के जो अपना सिफारिश देती है, वो सिफारिश में उनके कुछ मुख्य सिफारिशें क्या क्या चीज़ थी उसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो बात आता है, पहली बात जो आती है वह है भविष्य में अधिकारों को और अधिक प्रत्यानयन की एक पद्धति विकसित की जाए। यानी कहने का मतलब है कि एक ऐसी पद्धति का विकास होना चाहिए कि ताकि जो व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए स्थानीय स्तर पर, उसमें लगातार क्या होते रहे, बढ़ोतरी होते रहे। ऐसी एक मैकेनिज्म का क्या होना चाहिए था, मैकेनिज्म का निर्माण होना चाहिए। समझ गए कि नहीं, कि ताकि इसमें हमेशा क्या होते रहे, हमेशा इसके अधिकारों में क्या होते रहे, वृद्धि होते रहे, ताकि जो स्थानीय स्तर पर पंचायती राज्य का जो गठन होगा वो और सशक्त हो सके। ठीक है, चलिए इसके दूसरे बात को देखते हैं, दूसरे सिफारिश को देते हैं। इन्होंने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की क्या की, सिफारिश की। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था जैसे जिससे हम लोग आजकल परिचित भी हैं कि 3 स्तरों पर क्या होता है, पंचायती राज्य का स्थापना होता है ग्रामीण स्तर पर। अब हम लोग देखते हैं क्या कि ग्राम पंचायत के बारे में कहा जाता है कि जो प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचित सदस्य होंगे ना, तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य के द्वारा वो क्या होता है कि ग्राम पंचायत का क्या किया जाएगा, ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बताया जाता है कि जो पंचायत समिति होंगी, वो पंचायत समिति होंगी वो एक प्रकार से कार्यकारी निकाय होंगी। कार्यकारी निकाय कहने का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव सिस्टम। एग्जीक्यूटिव सिस्टम से तात्पर्य होता है कि जो सभी कार्यों का क्या करती है, संचालन करती है। समझ गए कि नहीं। तो इसमें यही सिफारिश किया गया था कि पंचायत समिति को जो है कार्यकारी निकाय क्या किया जाए, बनाया जाए। और अगली जो बात है कि जो जिला स्तर पर जो जिला परिषद का जो गठन हो, वो जिला परिषद जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्यों को द्वारा उनका क्या किया जाए, निर्माण किया जाए कि जो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे सदस्य, उनको मिलाकर जिला परिषद का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। और एक बात और कि जो जिला परिषद के बारे में जो बताया गया कि यह जो निकाय होंगी, यह निकाय सलाहकारी होंगी, यानी सलाह देने के लिए, देने के उद्देश्य से इनका क्या किया जाएगा, गठन किया जाना चाहिए। फिर समन्वयकारी होगी, यानी कहने का मतलब है कि जो विभिन्न निकायों की जो स्थापना होगी उनके बीच समन्वय स्थापित करने के लिए इन निकाय का स्थापना किया जाएगा। और फिर क्या होगा, पर्यवेक्षक, सुपरविजन का भी काम ये निकाय करेगी, जिला परिषद। और एक बात और ये जो जिला परिषद का जो गठन किया जाएगा, वो जिला परिषद का जो अध्यक्ष होंगे वो जिला के जिला अधिकारी होंगे। समझ गए कि नहीं। ये
बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश में से एक सिफारिश है। अब क्या आता है कि ग्रामीण स्तर पर फिर अगला जो सिफारिश कहा जाता है कि ग्रामीण स्तर पर जितने भी विकास कार्य होंगे वो सारे के सारे विकास कार्य जो हैं इन्हीं निकायों को क्या कर देना चाहिए, सौंप देना चाहिए। यानी ग्रामीण स्तर पर विकास के जितने भी कार्य होंगे वे सभी जो होंगे वो पंचायती राज्य से संबंधित संस्थाएं ही करेंगी। ये सिफारिश भी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया। उसके बाद जो अगला सिफारिश है वो है शक्ति एवं उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए। देखिए इससे इस बात को लेकर आज भी क्या है, भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जो पंचायती राज हमारी संस्थाएं हैं उनको वास्तविक रूप में जितना सशक्त होना चाहिए, जितनी ताकत देनी चाहिए, राज्य सरकार उतनी ताकत देती नहीं है। यानी बलवंत राय मेहता जो समिति है आज से समझिए कि यानी आपको आजादी के बाद ये जो अपना सिफारिश देती है उसमें कहती है कि शक्ति भी मिलना चाहिए और शक्ति के साथ साथ उत्तरदायित्व भी होना चाहिए। देखिए क्या होता है, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्या होगा, दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। यदि आपको किसी भी कार्य के लिए आपको शक्ति दी जाती है तो वहां पर आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यानी आपको कुछ उत्तरदायित्व भी होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन किया गया था उसमें इस बात को बताया गया कि सिर्फ ऐसा न हो कि ये पन्ने पर ही, कागज के पन्ने पर ही रह जाए कि पंचायती राज को शक्ति दी गई है, पंचायती राज को शक्ति दी गई है और उसके कुछ उत्तरदायित्व भी हैं। यानी कहने का मतलब है कि शक्ति और उत्तरदायित्व वास्तविकता में उनको क्या होना चाहिए, वास्तविकता में मिलना चाहिए। समझ गए कि नहीं? इसी बात को यहां पर क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। दूसरी बात, अब देखिए आपको कोई काम के लिए शक्ति दे दिया जाता है कि आप इस कार्य को कर सकते हैं, लेकिन उस कार्य को करने के लिए आपको क्या है, कुछ धन की भी आवश्यकता होगी। तो धन की आवश्यकता को पूरी करने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, कुछ धन के लिए, धन प्राप्त करने के लिए आपको पर्याप्त स्रोत भी क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। जैसे आजकल भी देखा गया है कि आज भी जब हम लोग 21वीं सदी में हैं, 21वीं सदी में भी हमारे पंचायती राज्य को जितना स्रोत मिलना चाहिए उतना स्रोत नहीं मिला है। यानी कराधान की शक्ति अभी भी पंचायती राज को नहीं दिया गया है। आज भी पंचायती राज जो है राज्य सरकार के अनुदान पर निर्भर करता है, राज्य जो वित्त आयोग है उस पर निर्भर करता है, जो आपका वित्त आयोग, केंद्र का जो वित्त आयोग है उस पर क्या करता है, उसके धन पर क्या करता है, निर्भर करता है। यानी पंचायती राज आज भी अनुदानों पर क्या हो रही है, चल रही है। तो इसकी मांग हमेशा से उठते आई है कि पंचायती राज्य को क्या मिलना चाहिए, पर्याप्त स्रोत भी मिलना चाहिए। समझ गए कि नहीं? ये बात उनके द्वारा क्या किया गया है, बताया गया है। अब तो हम लोग यहां पर देख लिए कि आखिर जो बलवंत राय मेहता जो समिति है, बलवंत राय मेहता समिति क्या मुख्य क्या किए, अपना सिफारिश देते हैं। उसके बाद आगे नंबर आता है कि जब सिफारिश दे दिया गया बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, तो अगली जो बात आती है वो आती है कि इस पर अमल करने की। तो हमारे देश के अंदर में क्या होता है, एक एनडीसी है। पहले योजना आयोग हुआ करती थी और योजना आयोग को तो अब नीति आयोग में क्या कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। लेकिन उस समय एनडीसी जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, राष्ट्रीय विकास परिषद, उन्होंने क्या किया कि बलवंत राय मेहता समिति की जो भी सिफारिशें थी वे सभी सिफारिशों को उनके द्वारा क्या किया कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया, स्वीकृत कर लिया गया। लेकिन स्वीकृत करने के बाद एनडीसी के द्वारा कोई विशिष्ट प्रणाली या नमूने पर जोर नहीं दिया गया। यानी कहने का आशय यहां पर यह है कि एनडीसी ने कोई नमूना या कोई इस प्रकार की प्रणाली सजेस्ट नहीं करती है कि आपको अपने राज्य के अंदर में पंचायती राज्य को इस प्रकार से क्या करना है, लागू करना है। यानी पूरी तरह से एनडीसी जो है कि इन सभी कार्यों को किसके ऊपर छोड़ दी, इन सभी कार्यों को राज्यों के ऊपर क्या कर दिया गया, राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया। यानी राज्य इस मामले में पूर्णतः स्वतंत्र थे
कि हम अपने स्थानीय स्थितियों के अनुरूप पंचायती राज का क्या करेंगे, गठन करेंगे, और उसी के अनुरूप इसका आगे की ओर क्या होता है, विकास भी होती है। अब देखिए यहां पर बात है, एक बात और बताया जाता है कि ठीक है, स्थानीय आपको परिस्थितियों के अनुकूल राज्यों को क्या करना था, पंचायती राज्य का स्थापना करना था, लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी वो थी क्या, कि इनके जो कुछ बुनियादी सिद्धांत थे और कुछ जो मूलभूत जो आधारभूत जो विशेषता थी, समझ रहे कि नहीं, यानी कहने का मतलब है कुछ बुनियादी सिद्धांत और आधारभूत विशेषता, बुनियादी सिद्धांत और आधारभूत जो विशेषताएं थी उन्हें पूरे देश में क्या करना था, पूरे देश में एक समान रखना था। यानी कहने का मतलब है कि इनकी जो मूल भावना था, मूल भावना को पूरे देश में एक रहे, इसका ध्यान एनडीसी को थी वहां पर। समझ गए कि नहीं बात को। चलिए अब ये बात को तो हम लोग समझ लिए कि एनडीसी इसको क्या करती है, स्वीकार करती है। उसके बाद जब इसकी स्वीकारोक्ति हो जाती है तो हमारे देश के जो आपको समकालीन जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके कर कमलों के द्वारा आपको 2 अक्टूबर जो हमारे बापूजी का क्या है जन्म दिवस है, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नौगौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज्य संस्था का क्या किया जाता है, स्थापना किया जाता है माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कर कमलों के द्वारा। उसके बाद जो आगे बात आती है कि उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में क्या किया जाता है, आंध्र प्रदेश में इसकी स्थापना की जाती है। उसके बाद देखा जाता है कि 1960 आते आते बहुत सारे राज्यों में जो पंचायती राज था वो पंचायती राज्य का विस्तार हो गया। उसके बाद लेकिन जो सबसे बड़ा अंतर जो आया कि जो सभी राज्य जो पंचायती राज्य का स्थापना किए थे उनमें काफी क्या थी, भिन्नता थी। समझ गए कि नहीं। यही भिन्नता को आगे समरूपता में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। आगे दोस्तों, जब पंचायती राज संस्थाएं जब काम कर रही थी हमारे देश के अंदर में, तो उन संस्थाओं के कार्यकलाप के आकलन के लिए बहुत सारे कमेटियों का क्या किया गया है, गठन किया गया है, और ताकि पंचायती राज की जो खराब स्थिति उस समय हो गई थी कि उनका आकलन किया जाए। उसी कड़ी में एक है यहाँ पर क्या, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति जो है जनता सरकार के द्वारा 1977 ईस्वी में इसका क्या किया जाता है, 1977 ईस्वी में इसका गठन किया जाता है कि ताकि पंचायती राज का जो खराब स्थिति है उसका समुचित आकलन किया जा सके। समझ गए कि नहीं बात को। तो यहां पर क्या है कि 1978 ईस्वी में क्या है, 1977 ईस्वी में जनता सरकार के द्वारा इसका गठन किया जाता है और यह समिति 1978 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देती है। समझ गए कि नहीं। और उस रिपोर्ट में उन्होंने 132 सिफारिशों को दी। समझ गए कि नहीं। अब देखिए उनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण सिफारिश थे वो इस प्रकार हैं, आपको ऐसे क्या करना है, समझना है। सबसे पहला जो मुख्य सिफारिश था आपको अशोक मेहता समिति का, वह था कि द्विस्तरीय शासन व्यवस्था। जैसे हम लोग बलवंत राय मेहता समिति में देखे कि उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का क्या किया था, उन्होंने सिफारिश किया था, लेकिन अशोक मेहता समिति के द्वारा द्विस्तरीय शासन व्यवस्था का क्या किया गया, आपको सिफारिश की गई। एक किया गया जिला स्तर पर, जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की सिफारिश की जाती है और यह भी बताया जाता है कि ये जो निकाय होगी एक कार्यकारी निकाय होगी, यानी जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो किया जाएगा वो किनके द्वारा किया जाएगा, वो किया जाएगा आपके जिला परिषद के द्वारा। जो अगला सिफारिश एक और दूसरा है कि मंडल पंचायत। मंडल पंचायत से सीधा मतलब ऐसे है कि वैसे क्षेत्र जहां की आबादी 15,000 से लेकर 20,000 के बीच में हो, वैसे क्षेत्रों में मंडल पंचायत की स्थापना, मंडल पंचायत के गठन को लेकर के सिफारिश दी जाती है अशोक मेहता समिति के द्वारा।
आगे जो अगला सिफारिश अशोक मेहता समिति के द्वारा दिया गया वो है राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी। यानी कहने का मतलब है कि आपका पंचायती राज्य को जो चुनाव होगा उसमें राजनीतिक पार्टियां भी भागीदारी की जानी चाहिए। ये जो होता है अभी वर्तमान परिदृश्य में यदि आप देखेंगे तो अलग अलग राज्य जो हैं वो अपनी पंचायती राज्य को लेकर अपना अलग अलग कानून बनाए हुए हैं। किसी राज्य में आपको स्थानीय निकाय के चुनाव में राजनीतिक पार्टियां भाग लेती भी हैं और कुछ राज्यों में नहीं भी लेती हैं। और इसका आप लोग समाचार हमेशा सुनते रहते होंगे कि वहां पर क्या होता है कि आपका स्थानीय निकाय में राजनीतिक पार्टियां क्या ले रही है, भाग ले रही है। समझ गए कि नहीं? तो ये सबसे पहले सिफारिश किनके द्वारा दिया गया था? अशोक मेहता समिति के द्वारा। अगला जो बात है कि उन्होंने बताया कि देखिए जो ऐसा कीजिए कि आप जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दीजिए। यदि आप संवैधानिक दर्जा प्रदान कीजिएगा तो इस संस्था की सशक्तिकरण और अधिक हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? फिर क्या किया गया? कराधान की व्यवस्था की बात कही गई कि आपको टैक्स लगाने की भी जो शक्ति है वो आपको पंचायती राज व्यवस्था को दी जानी चाहिए ताकि इसकी ऑटोनॉमी में क्या हो सके, इसकी स्वायत्तता में वृद्धि हो सके। समझ गए कि नहीं? और उसके बाद क्या है कि राज्य में एक मंत्री क्या किया जाए, बनाया जाए जो पंचायती राज्य व्यवस्था से क्या करेंगे, वो डील करेंगे। उसके बाद क्या है कि नियमित सोशल ऑडिट होना चाहिए, सामाजिक लेखा परीक्षण वो नियमित समय पर होना चाहिए। सोशल ऑडिट कहने का मतलब होता है ना कि वहां के जो लोकल स्थानीय लोग जो होते हैं कि पंचायती राज्य जो काम करेगी उसका खुद क्या करती है, वो आपको लेखा तैयार करती है। समझ गए कि नहीं बात को? राज्य के द्वारा अधिकार का उसमें अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। हमेशा से राज्य सरकार के ऊपर आरोप लगते आ रहा है कि पंचायती राज्य के अधिकारों को अतिक्रमण करती है। जितने भी स्वैच्छिक संगठन हैं, स्वैच्छिक संगठन कहने का मतलब कि जो अपनी इच्छा से किसी भी विकास कार्यों में अपना योगदान देना चाहती है, वैसे संगठनों को आपको क्या करना है, महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। अब क्या आता है, जनसंख्या के आधार पर एससी और एसटी को क्या मिलना चाहिए, जनसंख्या के आधार पर एससी और एसटी को आरक्षण दिया जाना चाहिए कि किसी खास क्षेत्र में एससी और एसटी की आबादी कितनी है और उसी आबादी के अनुसार आपको इनका आरक्षण का निर्धारण भी किया जाना चाहिए। अब बात जो यहां पर आता है कि इस सिफारिश को लागू नहीं किया जा सका। इसलिए लागू नहीं किया जा सका क्योंकि इस कमेटी का जो गठन किया था वो कौन सा सरकार, जनता सरकार के द्वारा किया गया था। लेकिन बाद में जनता सरकार क्या हो जाती है, गिर जाती है और इनके सिफारिशों को यानी अशोक मेहता समिति के सिफारिशों को लागू नहीं किया जा सका क्योंकि उसके बाद फिर से इंदिरा गांधी का सरकार केंद्र में क्या होती है, स्थापित हो जाती है। समझ गए कि नहीं बात को? लेकिन कहा जाता है कि कुछ राज्य ऐसे थे जिन्होंने अपने राज्य में इस समिति के सिफारिश को ध्यान में रखकर इन सिफारिशों के मद्देनजर अपने राज्य में क्या करते हैं कि कानून का निर्माण करते हैं। और वैसे राज्य में कौन कौन है? कर्नाटक थे, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश थे। समझ गए कि नहीं? तो इस प्रकार से क्या होता है कि अशोक मेहता समिति जो है अपनी सिफारिश क्या करती है, देती है। तो आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।